उसको साथ लेके चलने का दायित्व, उसको आगे बढ़ाने का ताली बजा दूं मैं आपके बयान पर, और हमारी संस्कृति ताली बजा दूं। इस देश में मुसलमान नौजवानों के अलावा क्या बाकी सब लावारिस हैं? किसने कहा मुसलमान? अल्पसंख्यकों के मामले में चिट्ठी लिखी गई है। बिल्कुल नहीं लिखी गई। उसमें लिखा है मुस्लिम निर्दोष युवक। आप चिट्ठी निकाल लीजिए। मैंने देखी, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, ज्यादा जोर से बोलने से ना उसमें क्या हिंदू नौजवान लावारिस है भारत देश में? चिट्ठी लिखी गई है। अल्पसंख्यकों सिख भी आते हैं, अल्पसंख्यक भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था। उसके बहाने आतंकवाद। देखिए, ऐसी बात करने से सांप्रदायिकता का नंगा नाच करने वालों को आप मौका देते हैं। नंगा नाच केंद्रीय गृह मंत्रालय कर रहा है, नंगा नाच केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं। कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद नहीं आया? ये इंदिरा गांधी जी को याद नहीं आया? ये नरसिम्हा राव साहब को याद नहीं आया? देखिए अतुल जी, सुशील कुमार सिंधिया, मनमोहन सिंह का दायित्व है कि छोटे पंडित जी से रक्षा करे। और मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक है, सिख इस देश में अल्पसंख्यक है, ईसाई इस देश में अल्पसंख्यक तो सारे हिंदुओं को पाकिस्तान भेज दीजिए ना। अल्पसंख्यक है, जैन इस देश में अल्पसंख्यक है, उनकी सुरक्षा करने का दायित्व हम हिंदुओं का बनता है। तो सारे हिंदुओं मुसलमान वैसे बहुत, ए से एंग्लो इंडियन और सी से क्रिश्चियन, हम सब साथ हैं। जब ये हो पाएगा, हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम सबको साथ लेके चलने का। राजीव जी, ये बहस दूसरी दिशा में चली गई। हाँ, मंत्री जी भी बहस कर रहे हैं। नहीं, अब मैं एक टिप्पणी करूंगा। ये जो प्रसंग आपने कांग्रेस को महान बताया, इसलिए मैंने आपको आईना दिखाया। महान है, इसमें कहीं कुछ दो राय नहीं है। कांग्रेस से कुर्बानियों का इतिहास रहा है। हाँ, अध्यादेश लेकर आई दादियों को बचाने के लिए, और राहुल गांधी ने पूरी सरकार का, प्रधानमंत्री जी का चेहरा धूल धूल कर दिया। आप जवाब देने का मौका दीजिए। ये महान राहुल गांधी जी के प्रयास से यदि 18 साल से लेकर 40 साल का वो नौजवान जो आज देश में चाहता है कि राजनीति पाक साफ हो, अपराधियों से तो मनमोहन सिंह की सोनिया गांधी को समझ नहीं आ रहा था कि राहुल गांधी इतने बड़ा मुद्दा तो प्राप्त कर चुके हैं। के नौजवान का प्रतिनिधित्व अगर राहुल गांधी करते हैं, राहुल गांधी उस नौजवान की बात अगर करते हैं, राहुल गांधी उसकी भावनाओं को लेकर के इस बिल को अगर फाड़ के फेंकना चाहते हैं, तो राहुल गांधी बिल्कुल ठीक करते हैं। तो मनमोहन सिंह जी को फिर रास्ता दिखाइए ना, दरवाजा दिखाइए। कैबिनेट ने माफ कर वापस नहीं किया। मनमोहन सिंह जी की चौराहे पर पगड़ी उछाल दिया अपने युवराज ने, कोई पगड़ी नहीं। और कांग्रेस की चाटुकारिता कर रही है इसके पीछे। प्रजातंत्र में है, और प्रजातंत्र में जब भी कोई नेता कोई बढ़िया बात कहता है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। राहुल जी ने आज जिस तरह से 18 साल से 40 साल के लोगों का, नौजवानों का सम्मान करने का काम किया, ये बहुत विशेष बात है। और सोनिया गांधी जी को 21 तारीख को ध्यान नहीं आ रहा था कि उनका बेटा नौजवान है और नौजवानों के पक्ष में खड़ा होगा और इस अध्यादेश को फाड़ कर फेंकने की बात करेगा, जिसने मुहर सोनिया गांधी ने लगाई थी। अतुल जी, प्रजातंत्र की यही तो खूबी है कि यदि कोई गलती हो जाए तो उस गलती को सुधारने का बड़ा अवसर मिलता है। राजतंत्र में ये सब नहीं होता है। आज प्रजातंत्र की वजह से राहुल जी ने इस काम को रोकने का काम किया, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस वजह से बहुत सारी विधानसभाएं खाली हो जाएंगी और लोकसभा से 70 लोग बाहर बैठे ऐसे ही चाटुकारिता अगर होगी तो आप नंबर बन जाएंगे। हम जैसे लोग बाग जो इस देश को सेवा करना चाहते हैं, सिर्फ ईमानदारी करना चाहते हैं, आपके नंबर खूब बढ़ेंगे। ऐसे ही चाटुकारिता अगर करते रहे तमाम नेतागण तो खूब नंबर बढ़ेंगे, और मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री की पगड़ी विदेश में और देश में ऐसे ही उछलती रहेगी। नहीं है अतुल जी, सच कहना चाटुकारिता नहीं है। आप भी अगर अपने इंस्टीट्यूट में अपनी जगह पे कोई भर्ती करते होंगे तो देखते होंगे कि कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं है। अच्छा, जब आप देखते हैं राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को भर्ती किया, जब आप देखते हैं क्या राहुल गांधी ने मनमोहन को भर्ती किया, ये कह रहे हैं। जब आप देखते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट में आपके संस्थान में कोई ऐसा अपराधी व्यक्ति ना आ जावे जिसका आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड है, तो जब आप देखते हैं इस बात को, तो राजनीतिक लोगों को भी देखना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को भी देखना चाहिए। सुन लीजिए अब अमिताभ जी प्लीज। दो बातें आप इस पूरी 5-7 मिनट की गर्मागर्म बहस से मुझे समझ आई, जिन पे मुझे लगा कि मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए। जी, पहली बात, मैं राजीव त्यागी जी की इस बात से सहमत हूं कि बहुसंख्यक की जवाबदारी, ये जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यक की हिफाजत करे। मैं इस धारणा से सहमत हूं, ठीक है। लेकिन मैं केवल यही नहीं रुकता, ये मेरा थोड़ा सा अपना ढंग का सोचने का तरीका है। राजीव भाई यहीं रुक गए, मैं बोलूंगा तो राजीव भाई के वाक्य को पहले दोहराऊंगा, फिर ये कहूंगा लेकिन अल्पसंख्यकों की भी ये जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि बहुसंख्यक के भावनाओं के अनुरूप अपने को ढालें। मैं सहमत हूं इस बात से। अगर आप सुनिए, अगर मुस्लिम संतों और फकीरों ने अगर ये कहा कि गाय की हत्या नहीं हो, तो कुछ सोच के कहा होगा हिंदुस्तान में ये बात क्यों कही। और अगर आप गाय काटना चाहें
और फिर कहें कि जिम्मेदारी आप लीजिए हिफाजत की, तो कोई नहीं ले पाएगा इस देश में। दूसरी बात मैं कहूंगा, ये जिम्मेदारी समाज पर छोड़िए, ये जिम्मेदारी शासन अपने ऊपर ले लेगा तो पक्षपात हो जाएगा। अगर दरोगा ये जिम्मेदारी निभाने लगेगा कि भाई अच्छा तू गिरेकट है, बोले तेरी ये धर्म क्या है, बोले अच्छा ये, बोले अल्पसंख्यक इसको बाहर करो, बोले तुम कौन हो गिरेकट, बोले बहुसंख्यक, बोले दीवान जी इसको अंदर करो, तो दरोगा तो इस निचले स्तर पर ले जाएगा इस चीज को, समाज पर छोड़िए। दूसरी बात आई राहुल गांधी और अध्यादेश तक बात आ गई, अध्यादेश की मूल भावना पे मैं फिर इसमें कहूंगा अनुकूल सत्य और अर्ध सत्य से समस्याएं पैदा होती हैं। मेरी बात से असहमत हो तो मुझे टोकिएगा। प्रधानमंत्री, मैं नहीं कह रहा, भारत के प्रधानमंत्री ने कल सार्वजनिक तौर पर कहा, सभी संचार माध्यमों ने उसको लाइव टेलीकास्ट किया, आज अखबारों में छपा भी है, इसलिए मैं उसमें कुछ मिला भी नहीं सकता, उसको ना डाइल्यूट कर सकता हूं ना थिक कर सकता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने इस, पाठक जी, प्रधानमंत्री ने कहा, मैं उद्धृत करता हूं कि मैंने सबसे पहले इस मसले पर कांग्रेस नेतृत्व को भरोसे में लिया। मैं कांग्रेस नेतृत्व की प्रधानमंत्री जी के लिए व्याख्या में अजय माकन और दिग्विजय सिंह को शामिल नहीं करता। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री का अगर कोई नेतृत्व है तो वो सोनिया जी और राहुल जी हैं, व्यवहारिक तौर पर राहुल जी और सैद्धांतिक तौर पर और व्यवहारिक तौर पर, दोनों तौर पर सोनिया जी, ठीक है, यानी उनके संज्ञान में वो लाए, तब फाइल आगे बढ़ाई। उसके बाद कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक हुई। राजीव जी जानते हैं कांग्रेस कोर ग्रुप की महत्ता क्या है। वहां भी ये विषय लंबी बहस के साथ खड़ा हुआ, सोनिया जी ने चेयर की थी, वहां सहमति बनी कि ठीक है, हम लोग सहमत हुए, जाओ और लोकसभा और राज्यसभा में बिल लाओ। एक सेकेंड, जब बिल आ गया, सर्वदलीय बैठक हो गई, तब तक बाबा को चेतना नहीं आई। जब सरकार ने कैबिनेट ने, भारत की सरकार ने, हुकूमत हिंदुस्तान ने अध्यादेश मंजूर करके राष्ट्रपति के यहां भेज दिया, तो अचानक बाबा प्रेस क्लब आए और उन्होंने कहा इस बकवास दस्तावेज को कूड़ेदान में फेंक दीजिए। ये बात भारतीय जनता पार्टी का आदमी करे तो समझ आती बात। आप जिस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, उस पार्टी के प्रधानमंत्री का आप जगहसाई का पात्र बना रहे हैं उसको। अगर आपको राजीव भाई, मैं मूल सवाल मेरा इतना है, राहुल जी को इस अध्यादेश में 1000 बुराइयां दिखी, उसका स्वागत है। मेरा प्रश्न वही खड़ा है, यह बुराइयां आपको पहले दिन अगर दिख जाती तो ये बुराइयां भी रुक जाती और मनमोहन सिंह की पगड़ी भी बच जाती। इसमें कोई बुरी बात कह रहा हूं क्या? देखिए अमिताभ जी, मैं जवाब दूं इसका प्लीज जी। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपकी जो पत्रकारिता रही है पिछले 30 साल की, वो बिल्कुल निष्पक्ष और बहुत बढ़िया और तथ्यपरक पत्रकारिता रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप इतिहास के ज्ञाता हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया राहुल जी को बाबा कहना छोड़ें। ठीक है, राहुल गांधी, ठीक है, राहुल गांधी जी को बाबा कहना सहमत और युवराज भी ना कहें, और युवराज भी ना कहें, ये राजतंत्र नहीं है। राहुल गांधी जी को आप कहना चाहें तो राहुल गांधी जी को आम आदमी का सिपाही कहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, वो आप आम आदमी का सिपाही, वो आप कहिए, मैं तो नाम लेके बोलूंगा राहुल जी। आप राहुल गांधी कहिए, लेकिन मैं उनको राहुल गांधी को आम आदमी का सिपाही मानता हूं। एक मिनट में तथ्य पर आइए प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी थी और प्रधानमंत्री महोदय जी इस बात को स्वीकार कर चुके कि चिट्ठी मेरे पास आई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईमेल लिखा था? नहीं, उससे पहले चिट्ठी लिखी। भाई साहब मैं वक्त बता दूं, सुनिए भाई साहब मैं वक्त बता रहा हूं ना, 7:49 में। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? 7:49, भाई साहब क्या बात कर रहे हो? 7:49 मिनट पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने चिट्ठी को रिसीव किया। चिट्ठी पे कहीं कोई किसी ने निर्णय नहीं लिया। ईमेल, भाई साहब ईमेल, सोनिया गांधी से जब मनमोहन सिंह जी ने फोन पर बातचीत की, उसके बाद राहुल गांधी ने 7:49 मिनट पर ईमेल लिखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे हो गई थी। को रद्दी के टुकड़े में कोट फाड़ करके डस्टबिन में डाल दीजिए। आज उसकी वजह से अमिताभ जी आप मेरी बात से सहमत होंगे, राजनीति पाक साफ होगी, राजनीति अपराधियों से मुक्त होगी। राजनीति जब अपराधियों से मुक्त होगी तो निश्चित रूप से जब राजनीति में अपराधी नहीं होंगे तो अफसर भी ठीक काम करेगा, किसी कांग्रेसी के पास काम करेंगे और इससे देश में नए अफसर मिलेंगे। टाइम अप प्लीज, टाइम अप। राजीव भाई, अभी तो आप संघर्षशील नेता हैं, उम्मीद करेंगे आप बहुत आगे जाएं, मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, बहुत आगे जाएं, मेरी शुभकामनाएं। और आपके अंदर जो टैलेंट है, जो जज्बा है, जो आप कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी को, जो आम लोगों की शब्दावली में राहुल बाबा और युवराज होते हैं, कहे जाते हैं, मैं भी कहता हूं,
आपके सामने नहीं कहूंगा, क्योंकि आप मेरे भाई, आपको नाराज नहीं करूंगा, आप खूब आगे जाएं। लेकिन भाई साहब, जब सलमान खुर्शीद, जो देश का कानून मंत्री, वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब, गृह मंत्री शिंदे साहब और तमाम दूसरे बड़े बड़े मंत्री, तमाम बड़े बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता, जब इस सुनामी को जो राहुल गांधी लेकर आए कांग्रेस के भीतर, जिसने सरदार असरदार नहीं है ये साबित कर दिया, जब वो इसको डिफेंड नहीं कर पाए, तो आप प्लीज डिफेंड ना करें। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त हमारा जो मुद्दा दूसरा है और हम अपना जो बेतुके तर्क और अपने नंबर बढ़ाने के इस गेम में अपने चैनल का, प्राइम टाइम का वक्त खराब नहीं करना चाहते हैं। किदवई साहब के मुद्दे पर वापस लौटूंगा। 30 सेकेंड्स अनिल दुबे साहब आपके पास है फाइनल कमेंट के लिए। देखिए अतुल जी, उत्तर प्रदेश सरकार को ये लगता है कि हम लैपटॉप बांट लें, जो भी झुंझुने हमें पकड़ाने हैं वो पकड़ा लें। हाँ। और उत्तर प्रदेश की जनता को सड़क, बिजली, पानी ये देने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को हम बार बार छलते आए हैं, एक बार फिर छल लेंगे। कभी परिक्रमा के नाम पर, कभी मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काकर, कभी मेरठ में दंगा भड़काकर, कभी उत्तर प्रदेश के बरेली में दंगा भड़काकर, कभी लखनऊ में दंगा भड़काकर उन्होंने ये समझ लिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता इन्हीं छलावे में एक बार आ जाएगी और उसे केवल जनता को दुबे साहब छलना है बस। दुबे साहब जी, पाठक जी 30 सेकेंड्स। देखिए अतुल जी, जो मुद्दा लेकर के आए थे उसमें सीधी सपाट बात है, जो काम आपने प्रारंभ किया था कि फरीद महमूद किदवई ने जो बातें कही हैं और मुख्यमंत्री का जो बयान है जिसमें उन्होंने नमक मिर्च की बात कही है, मुझे लगता है उनके पास पूरा तंत्र है, वो अपने तंत्र से इसकी सीडी मंगा ले और अगर उनका बयान सही है तो जो उनके अधिकार में है, ये अधिकार उन्हीं के पास है, वो मनोज पारस की तरह इस पर भेदभाव न बने, वो इस पर कार्रवाई करें। ठीक है भाई राजीव त्यागी, सिर्फ और सिर्फ किदवई साहब के मुद्दे, किसानों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, मिडिल क्लास की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यही अपील करता हूं कि सुबह का भूला अगर शाम को भी घर आया तो भूला नहीं कहलाता। कृपया काम करना शुरू करिए, विकास कार्य करने शुरू करिए, जिससे कि आम आदमी को राहत मिले। कानून व्यवस्था ठीक करिए जिससे कि आम आदमी को राहत मिले। सांप्रदायिकता का नंगा राज ना शुरू होगी जिससे कि आम आदमी को राहत मिले। मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी भी एक भूले के तौर पे, जो सुबह भूले थे वो 2 दिन बाद वापस आए। स्वागत करता हूं मैं उनके अध्यादेश के मुद्दे पर, उनके रुख का। हालांकि मनमोहन सिंह जी की पगड़ी अगर उछलने से बचती तो ज्यादा बेहतर होता। अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी। देखिए, किदवई ने जो बोला उसमें कई तथ्यात्मक गलतियां भी हैं। उत्तर प्रदेश का बजट सैकड़ों करोड़ और हजारों करोड़ का नहीं, लाखों करोड़ का बजट होता है। हाँ। उसमें 100, 200, 500, 700, 800 करोड़ का मान लीजिए लैपटॉप बांट भी दिया। मुझे पता नहीं कितने 100 करोड़ बटे होंगे, विजय भाई के पास होगा आंकड़ा। नहीं, 20,000 के हिसाब से अगर 8 लाख बटे तो 160 करोड़ के नहीं, अगर मान कितने के 160 करोड़ के 160 करोड़ रुपए का मान लीजिए, नहीं मान लीजिए, और उसको 160 बांटने में लग गए, 320 करोड़ भी लग गए। तो उत्तर प्रदेश के बजट की जिनको समझ है, 320 करोड़ रुपए उसमें कहीं इंच और फुट में आते हैं क्या? सागर से लेजर में नहीं दिखेंगे, खाता में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इतना छोटा अमाउंट है उत्तर प्रदेश के एनुअल बजट के लिए। निकाल लिया सागर से, क्या फर्क तो नहीं करा ना? गंगा से कोई पंचामृत वाली कटोरी भर ले गया जिसमें पंचामृत दिया जाता है और हल्ला मचा रहे, गंगा सूख गई, गंगा सूख गई, गंगा सूख गई। 24 करोड़ का केवल मनरेगा घोटाला है। मतलब आप एक चम्मच आचमन के लिए कोई जल ले गया और महंत चिल्ला रहे गंगा सूख गई, अब पानी कहां से लाऊं? बाकी पैसा कहां है? ठीक है, अभी विजय भाई कह रहे थे कि आप पैसा खर्च नहीं कर पा रहे, मंत्री कह रहा पैसा नहीं। ये जब कोई तो जवाब दे भाई, ठीक है, हमको बताए ना। मंत्री कह रहा हमारे पास पैसा नहीं, जो था सबका लैपटॉप बांट दिया जी। आप ही की सरकार की वेबसाइट बताती है कि पैसा पड़ा है, आप खर्च नहीं कर पा रहे। तो ऐसे नादान मंत्री को विदा करिए। और मैं तो कहूंगा मुख्यमंत्री जी से, एक बार एक टेस्ट एक रखिए, वर्कशॉप। जितने नादान हैं उनको एक ही बार में निकाल बाहर करिए, किस्तों में लाल बत्ती मत लीजिए। जितने नादान परिंदे हैं आपके बाग में, इन सबको विदा करिए। ये लोग आपकी लुटिया डुबो देंगे जी। काला चश्मा लगा के किस अंदाज में बोल रहे हैं मियां फरीद। ठीक है, आपने अमिताभ जी जो नादान परिंदे शब्द का जिक्र किया, एक फिल्म भी आई थी बॉलीवुड की, उसका नाम था लफंगे परिंदे। अब ये मुझे अचानक से याद आया, मैं किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, कोई इसको डेरोगेटरी ना समझे, मुझे अचानक से याद आया, पता नहीं क्यों याद आया, तो मुझे लगा कि जब याद आया तो मैं यहां बोल दूं। मैं किसी व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हो रहा है अखिलेश जी, वो उत्तर प्रदेश में ठीक तो नहीं हो रहा। कम से कम इससे बेहतर
तो बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल था। आप ये मान लीजिए, कम से कम सिंगल विंडो था। अच्छा बुरा जो होता था सिंगल विंडो था। यहां तो घर घर विंडो खुली हुई है, आदमी कंफ्यूज है कहां जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक ब्रेक ले रहे हैं, अमिताभ जी आप रुक रहेंगे, उसके बाद बात उत्तराखंड की होगी।